गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत विभाजन के कारण क्या रहे थे। जैसा कि 1946 को इस बात की आशा की जाती थी कि भारत की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की जा सकेगी। महात्मा गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि चाहे सारे भारत में आग ही क्यों ना लग जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह विचार व्यक्त किया था कि भारत का जो विभाजन है अवश्यंभावी नहीं था और नेहरू व पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने ही अपनी इच्छा से ही भारत विभाजन के मार्ग को अपनाया था। इसके विपरीत दूसरे व्यक्तियों का कहना है कि जुलाई 46 व मार्च 1947 के बीच जो घटनाएं घटित हुई थी उनके परिणाम स्वरूप भारत विभाजन आवश्यक हो गया था। जुलाई 46 व मार्च 1947 के बीच सांप्रदायिक दंगे घटित हुए थे, जिसके अंतर्गत आगजनी, लूटपाट, हत्या, डकैती, मारपीट जैसी घृणित घटनाएं घटित हुई थी। इसमें देश की संपत्ति बर्बाद हुई थी, लाखों लोग बेरोजगार हुए थे, सैकड़ों व्यक्ति मारे गए, हजारों व्यक्ति इसमें घायल हुए थे। तो भारतीय समस्या के हल का कोई और दूसरा विकल्प नहीं रह गया था, अर्थात भारत विभाजन अवश्यंभावी बन चुका था। श्री इंद्र विद्या वाजपेयी का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय अनिवार्य समझकर ही कांग्रेसी नेताओं ने विभाजन के साथ साथ स्वाधीनता को भी स्वीकार कर लिया था। यदि वह स्वीकृति न देती तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता, यह इतिहास की सीमा से बाहर है। तो इस प्रकार कांग्रेस ने तत्कालीन समय की मजबूरी को समझकर ही स्वाधीनता के साथ साथ भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। आइए हम देखते हैं भारत विभाजन के प्रमुख कारक कौन कौन से उत्तरदायी रहे थे। जैसा कि नंबर 1 है सांप्रदायिक दंगे, 2 नंबर जिन्ना की हठधर्मिता, अंतरिम सरकार की असफलता, दबाव द्वारा एकता अवांछनीय, सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति, हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति व अंग्रेजों के षड्यंत्र आदि जो कि भारत विभाजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक ठहराए जाते हैं। तो आइए अब हम इनकी जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त करते हैं। भारत विभाजन के क्या कारण रहे थे। प्रारंभ में तो कांग्रेस भारत विभाजन का विरोध भी कर रही थी। गांधी जी ने भारत विभाजन का विरोध करते हुए यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान जो है मेरी लाश पर ही बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत विभाजन को सहमति प्रदान नहीं की थी, परंतु निम्नलिखित कारणों के परिणाम स्वरूप ही कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। जैसा कि नंबर 1 सांप्रदायिक दंगे। तो 1946-47 के सांप्रदायिक जो दंगे हैं वह पाकिस्तान निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं,
क्योंकि जब संवैधानिक साधनों से मुस्लिम लीग को सफलता हासिल नहीं हुई तो लीग ने मुसलमानों को सांप्रदायिक उपद्रवों के लिए उत्तेजित करना शुरू कर दिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अवसर पर कलकत्ता में हिंसात्मक दंगे हुए, अर्थात सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। वीपी मेनन का कहना है कि कलकत्ता में उस दिन भारी लूटपाट व मारकाट की जैसी घृणित घटनाएं घटित हुई थी। हिंदुओं की संपत्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई गई थी। लगभग 5000 व्यक्ति इन सांप्रदायिक दंगों में मारे गए थे। 15,000 व्यक्ति इसमें घायल हुए थे और 1 लाख व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत बेघर हो गए थे। भारतीय महिलाओं के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया गया था, जबकि मौलाना आज़ाद का कहना है कि 16 अगस्त का जो दिन है भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। इस दिन हिंसा के कारण नगर आतंक, हत्या और खून के सागर में डूब चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों व्यक्ति इसमें घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति जो है इस सांप्रदायिक दंगे में बर्बाद हो गई थी। नगर में गुंडों का राज था जो कि भारतीय महिलाओं के साथ अनैतिकतापूर्ण व्यवहार करते थे। यही कारण है कि मुस्लिम दंगों को बंद करने और देश में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिए ही पाकिस्तान के अतिरिक्त कोई और दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। तो सांप्रदायिक जो दंगे हैं भारत विभाजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ठहराए जाते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों के कारण ही भारत में अशांति, अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अतः भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कांग्रेसी नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार करना एक मजबूरी समझा था। नेक्स्ट है जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना जो कि एक मुस्लिम नेता थे। तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था कि हमारा जो संघर्ष है अंग्रेजों से है, न कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा से ही जिन्ना के प्रति तुष्टीकरण की ही नीति अपनाई थी। परिणाम स्वरूप जिन्ना ने स्वयं को मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया था और मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की जिद करना उसने ही शुरू किया था। उसने कहा था कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, दोनों को अपनी मातृभूमि के शासन में सामान्य भाग तो मिलना ही चाहिए। जिन्ना ने हिंदू धर्म व इस्लाम धर्म को पृथक और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया था। परिणाम स्वरूप भारत का जो विभाजन है अनिवार्य हो गया था। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की असफलता। 3 नंबर, अंतरिम सरकार की असफलता। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए नहीं बल्कि पग पग पर बाधाएं डालने के लिए ही इसमें शामिल हुई थी। परिणाम स्वरूप अब मंत्रिमंडल में रोज रोज झगड़े होने लगे और सरकार का जो कार्य है सुचारू रूप से चलना अब संभव नहीं रहा था। अतः कांग्रेसी नेताओं ने यह समझ चुके थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर शासन चलाना आसान नहीं रहेगा, आए दिन कोई न कोई समस्या बनी ही रहेगी। इसलिए सरदार पटेल ने
भारत विभाजन का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर शरीर का कोई एक भाग खराब हो जाए तो उसे शीघ्र ही हटा देना चाहिए ताकि सारे शरीर में जहर न फैल पाए। मैं मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए भारत का कुछ भाग उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अंतरिम सरकार की असफलता जो कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। नेक्स्ट है सत्ता के प्रति आकर्षण। सत्ता के प्रति आकर्षण का जो भाव है वह भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। कांग्रेसी जो नेता थे सत्ता के प्रति बहुत उतावले थे। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेसी नेता काफ़ी उतावले थे, अतः इसलिए उन्होंने भारत विभाजन को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है दबाव द्वारा एकता अवांछनीय। तो कांग्रेसी नेताओं का यह विश्वास हो गया था कि भारत के अधिकांश जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के ही पक्ष में हैं, अतः बाध्यकारी एकता देश के हित में नहीं रह पाएगी। दबाव के आधार पर गठित संघ न तो स्थायी हो सकता है और न ही यह लोकतंत्र सिद्धांतों के अनुकूल होगा। अतः पंडित नेहरू ने इस संबंध में अपने साथियों से कहा कि यदि उन्हें भारत में रहने के लिए बाध्य किया गया तो प्रगति और नियोजन नितांत ही आवश्यक हो जाएंगे। अतः देश की प्रगति के लिए भारत का विभाजन करना अति आवश्यक है। तो यही कारण है कि कांग्रेसी नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि दबाव द्वारा एकता अवांछनीय है। जब मुस्लिम लोग भारत में रहना ही नहीं चाहते तो उन्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं। तो इससे तो सही यही होगा कि उन्हें अलग राष्ट्र दे दिया जाए। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव, जो कि भारत विभाजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वह भी कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार किया जाने का एक कारण रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन का जो व्यक्तिगत प्रभाव कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी भी शांति और व्यवस्था नहीं रहने देगी। शांति और व्यवस्था के अभाव में जो भारत है सदैव ही निर्बल ही बना रहेगा, और जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता तो उसके लिए हम उसे विवश कैसे कर सकते हैं। अतः माउंटबेटन के अकट्टर विचारों, तर्कों और प्रभाव के स्वरूप ही पंडित नेहरू जी ने और सरदार पटेल पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा था। अतः पंडित नेहरू जी ने कहा था कि यदि हमें आज़ादी मिल भी जाती तो भारत निसंदेह निर्बल ही रहता, इसमें दूसरी शक्तियों के पास अधिक शक्तियां रहती और संयुक्त भारत में सदैव ही झगड़े चलते रहते। इसीलिए हमने देश के बंटवारे को स्वीकार कर लिया है ताकि हम भारत को शक्तिशाली बना सकें। दूसरे अर्थात मुस्लिम लीग हमारे साथ जब रहना ही नहीं चाहते तो हम उन्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं। अतः कांग्रेसी नेताओं के पास बंटवारा स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। तो ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा था कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही
उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। पंडित नेहरू जी ने भी इटली की घोषणा का स्वागत करते हुए एक बुद्धिमता एवं साहसपूर्ण निर्णय से बताया था। अपनी जनता की ओर से ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता के प्रति अपनी सद्भावनाएं और शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। इटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड वेवल ने अपने वाइसराय पद के अंतिम दिनों में ही ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च 1947 तक भारत को अंग्रेजों को भारत छोड़ने का पूर्ण रूप से सुझाव दिया था। 22 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि अति शीघ्र ही भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। तो इस प्रकार लॉर्ड माउंटबेटन के अटक्के तर्कों से प्रभावित होकर ही कांग्रेस ने भारत विभाजन की रूपरेखा को स्वीकार करने का निश्चय कर दिया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो की नीति। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने के उद्देश्य से फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का निश्चय किया और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो कांग्रेस ने भारत का विभाजन स्वीकार करने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डलवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे बढ़े और सांप्रदायिक दंगों को रोकने, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ही कांग्रेसी नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक व्यवहार। तो हिंदुओं की छुआछूत की नीति को हिंदुओं की छुआछूत की नीति के परिणाम स्वरूप जो मुसलमान थे हिंदुओं से असंतुष्ट थे, वे अनुभव करने लगे कि हिंदू मुसलमानों को अपने से छोटा समझते हैं और उनसे घृणा करते हैं। परिणाम स्वरूप मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति भी घृणा उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में शत्रुता बढ़ती चली गई और इसका परिणाम भारत विभाजन हुआ। नेक्स्ट है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति तो 1916 में लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर एक भारी भूल की थी। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के निर्माण के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के षड्यंत्र। तो अंग्रेजों का प्रोत्साहन पाकर ही मुस्लिम लीग के जो समर्थक हैं गैर कानूनी रूप से अस्त्र शस्त्र गोला बारूद एकत्रित करने लगे थे। कांग्रेस के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग ने देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग ने देश में सांप्रदायिक दंगे करने शुरू कर दिए थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था। तो इस प्रकार अंग्रेजों के षड्यंत्र भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचकर फूट डालो शासन करो की नीति के अंतर्गत मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डलवा दी और सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा दिए थे। इसे रोकने के लिए और भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ही भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा था। तो उपयुक्त कारणों से ही देश का विभाजन अनिवार्य हो गया था। वस्तुतः देश का जो विभाजन है मुस्लिम लीग का एक षड्यंत्र माना जाता है,
जिसके परिणाम स्वरूप ही देश में जन हत्याएं हुई और अपार संपत्ति का विनाश हुआ। जिन्ना भारत में खून की होली खेलकर भी कटा पिटा दीमक लगा पाकिस्तान ही ले पाया था। जिस पाकिस्तान निर्माण का स्वप्न 1930 में मोहम्मद इकबाल ने देखा था, वह मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया। वह पाकिस्तान एक स्वप्न ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पाकिस्तान में जो घटनाएं घटित हुई और भारत में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, उससे इतिहास आज भी कलंकित है। इस प्रकार उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ। इनमें सांप्रदायिक दंगे, जिन्ना की हठधर्मिता, अंतरिम सरकार की असफलता, दबाव द्वारा एकता अवांछनीय, सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव कांग्रेस में, लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने अपने अकट्ट तर्कों विचारों से कांग्रेसी नेताओं को प्रभावित कर लिया और कांग्रेसी नेताओं ने लॉर्ड माउंटबेटन के प्रभाव में आकर ही भारत विभाजन को संविधानता के साथ साथ स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की फूट डालो शासन करो की नीति, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। जो कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है, वह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अपनाई गई थी और इसका परिणाम पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने कर डाली। और अंतिम है अंग्रेजों के षड्यंत्र, जो कि भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।